बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें देखता रहता हूँ, खामोश हो जाता हूँ, फिर ऐसी बातें इस मुल्क में छिड़ जाती हैं कि ज़ख़म ताज़ा हो जाते हैं। पाकिस्तान में मैं बरह रास्त अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में बरह रास्त 40 साल सदारती निज़ाम रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बादशाहाना निज़ाम रहा है और सदारती निज़ाम के नाम पे उसने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और जो मईशत है वो तबाह हुई है। मशरक़ी पाकिस्तान इसी पर आवाज़ उठाते हुए अलग हुआ। अब ये उनके दिल में ख्वाहिश है, खलिश है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पे वन मैन शो हो और ये हमारे फौजी सरबराज हैं, इसको आसानी से समझते हैं कि वो पाकिस्तान उनका तर नवाला हो जाएगा। देखिए, याह्या खान के वक्त जो है सदारती निज़ाम था, जब पाकिस्तान टूटा है, पाकिस्तान तबाह हुआ है, जो भी मौक़े हैं उसमें वो, चूँकि वो सदारती निज़ाम हमें सूट नहीं करता। पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हमारी ट्रेनिंग हो गई, या तो हम शुरू से अमेरिका की तरह होते, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरह भी होते तो सदारती निज़ाम कैसे चलता। एक आदमी आपका सदर बन जाता है, ज़्यादा वोट पंजाब के हैं तो वो ले लेगा, मार्शल लॉ की कुव्वत साथ होगी तो तब ले लेगा, लेकिन उसमें जो हमारे बुनियादी बात अर्ज़ करूँ, जो छोटे सूबे हैं जो पहले ही महरूम हैं, पहले ही जिनके हकूक़ पे हम डाका मारते रहे हैं, वो एक आदमी को सदर बना के इसकी कोशिश तो भुट्टो साहब ने भी की थी। उन्होंने आकर 2 साल तो उन्होंने सदारती निज़ाम चलाया, फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं देना चाहते थे। वहाँ की जो छोटे सूबों की क़यादत थी या यहाँ की अपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें बग़ैर आइन के आप चला रहे हैं। तो फिर ये नारा उठा, भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म जो सदर के इख्तियारात थे वो उन्होंने सरेंडर तो किया अपोजिशन के आगे 73 के कानून के लिए, आइन के लिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इख्तियारात वज़ीर आज़म को दे दिए। तो एक लिहाज से वो दौर भी सदारती प्लस पार्लिमानी निज़ाम के तौर पर ही चला। जो हमारे सिविलियन सरबराह आते हैं वो वज़ीर आज़म भी बन जाएं, तो यही ख़राबी है कि उनके पास पीछे पार्टी होती नहीं है, वो वज़ीर आज़म नहीं होते, वो भी सदर ही होते हैं। अब जिस मसले ने हमें तबाह करके रख दिया है, हम
अजीब सोच रखने वाले आदमी हैं, लोग हैं कि 70-73 साल में हम फिर दावा करते हैं कि वही सदारती निज़ाम हमें बचा सकता है। तो इस लिहाज से आप अंदाज़ा करें, भुट्टो साहब भी सदारती निज़ाम ही था एक लिहाज से, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी, और हत्ता कि बेनज़ीर का दौर वो उतना सदारती बन नहीं सका। तो ये इस तरीके से हम जो वो कहते हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। इसी सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान को तबाह किया है, ख़त्म किया है। ये तो बहस भी नहीं छिड़नी चाहिए थी, ये बहस क्यों छिड़ती है? आपको सीधी सी बात बताऊं कि हमारे जो कमांडर इन चीफ होता है वो समझता है सारे अख्तियारात सदारती निज़ाम के अंदर ले आएंगे, सदर हम बनाएंगे कोई ऐसा जिसके ना पाँव होंगे, पैर होंगे, ना हाथ। तो अमली तौर पर कमांडर इन चीफ जो है वो पाकिस्तान का सदर रहेगा। और अभी जब पार्लिमानी निज़ाम चलता है तो सदर तो हमारा कमांडर इन चीफ होता है। वरना देखे ना, आपका वज़ीर आज़म भी है, सारे वही जो काम है वो कमांडर इन चीफ कर रहा है। फॉरेन के जितने डिग्नेटरीज आते हैं वो उससे ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पावर यहाँ पे है। और हमारे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म होते हैं वो दे कीप मम, दे कांट स्पीक अ वर्ड, दे कांट अटर ए वर्ड, दे जस्ट ओबे। फिर अगर वज़ीर आज़म कठपुतली हो जाए, वो कठपुतली उन्हें होना पड़ता है। जो थोड़ा सा भी इख्तलाफ करेगा उसका हशर मियाँ नवाज शरीफ की तरह का होगा। ना वो घर के रहेंगे नगाट के, ना फैमिलियाँ साथ रह सकेंगी, धक्के खाते फिरेंगे, फिर उनके अकाउंटेबिलिटी की बातें करेंगे। तो वो ये पूरा निज़ाम जो है, थोड़े से इख्तलाफ करने वाले वज़ीर आज़म से पूरा निज़ाम उसको खा जाता है। सदारती निज़ाम चूँकि है, उसका सदर जो होता है वो कमांडर इन चीफ होता है। जो एक कमांडर इन चीफ, अभी देखे ना, एक मशहूर बात है, सही है या नहीं है, कहते हैं कि एक कॉल गई अपोजिशन को, एक इमरान खान वहाँ बैठा था, तो उन्होंने कहा ये बजट पास कर दिया जाए, और किबला रू होके सर बसजूद हुई कौम हिजाज। पूरी कौम जो है वो जिधर इशारा उठता है उसी तरफ पूरी कौम देखती है और सजदा उसी तरफ करते हैं। ये बदकिस्मती है, हमारी मजबूरियाँ हैं निज़ाम की। इसी के खिलाफ तो एक जंग हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो जंग हमारी कामयाबी के करीब तो नहीं पहुंची। लेकिन अब आसार पैदा हो चुके हैं कि लड़ने वालों की कमी थी। सिर्फ 3-4 लोग चाहिए जिनका किरदार साफ हो, जिन पर ये कोई इल्ज़ाम भी ना लगा सकें। अब नैब जो है वो सिर्फ इल्ज़ामात लगाने का एक अदारा है। वो अदारा झूठों का अदारा है। उसका मौजूदा जो चेयरमैन नैब है, स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स हैं, उसको बांध के रखा हुआ है। वो हाथ जोड़ के पीछे खड़ा हुआ है कि जनाब क्या फैसला चाहिए, मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपका ताबेदार बंदा। तो ये जो मुल्क को चलाने की चीज़ें होती हैं ना, दुनिया हंस रही है, मजाक नहीं है। किताबों पे किताबें लिखी जा रही हैं करप्शन पे। हमारे पासपोर्ट की हैसियत क्या होगी, हमारी मौजूदा हुकूमत का करप्शन के अंदर नंबर क्या है, इमरान खान की हुकूमत का पूरी दुनिया को
हम कहते हैं, वो कहता है मैंने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया है। दुनिया कहते हैं नहीं, तुम्हारा दौर करप्शन का अजीम दौर है। इससे पहले इतनी कमीशन नहीं लिया गया जितना अब लिया जाता है। और इमरान खान तो इन चीज़ों से बालातर है, और वो तमाम जो बैठे होते हैं वज़ीर आज़म, वो समझते हैं हमसे किसने पूछना है। अब उनको तकलीफ किसी को होगी तो सिर्फ कौम को होगी, पाकिस्तान के लोगों का होगा को होगी। हमारी मुश्किलात ये हैं, हम ऐसी कौम अपने आप को पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने जिसको कौम ना कहा जाए, जिन्हें कल्प्रिट्स की कौम कहा जाए। ये रात दिन हम कोशिश करके कहते हैं हमें बदमाश कहो, हमें टेररिस्ट कहो, हमने दूसरे मुल्कों के मामलात में टांग अड़ानी है, हमने हिंदुस्तान के साथ मसाइल खड़ा करके फिर उनके सामने हथियार फेंक लिए हैं। हथियार फेंक लिए, वो तो हथियार फेंकने पड़ेंगे। पाकिस्तान की कौम के खिलाफ सिर्फ आपके पास सिर्फ एक रिवाल्वर हो, पूरी कौम तो बेचारी वो तो इनकार करेगी भी नहीं, उसको सरेंडर कराएंगे कर देगी। ये बात ही तो ना मांगे मुझसे कि मेरे पर स्ट्रेन गिरे और मेरे ऊपर क्लाशनिकोवें टंगी हुई हूँ और मैं कहूँ कि नहीं ये मैं इनको नहीं मानता। भाई मुझे तो मानना पड़ेगा, मैं तो मर जाऊँगा। इसलिए इस कौम को ये 70 साल से ये जो कौम है, ये जैसा पुराने दौरों में पूरी कौम में गुलाम बना ली जाती थी, तो ये गुलामों की कौम बना दी गई है। अपनों ने पिछले अंग्रेज़ों से भी बढ़ चढ़ के हमारे ऊपर हकमियत जमाया हुआ है, और वो लूटते हैं। उनसे आप पूछ नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। कोई जर्नल वो कहता है मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, भाई ज़रा बता दो आपकी औलादें क्या कर रही हैं, उनके एसेट्स क्या हैं। अभी मैं जर्नल की बात सुन रहा था और मुशाहिदुल्लाह के बेटे को कहता है कि आई डोंट नो हु आर यू। भाई उल्लू के पट्टे, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आ गए हो। एक जर्नल बैठ जाता है और उसको कह रहे हैं हु आर यू। जो मजदूर क़यादत लेके मुशाहिदुल्लाह आगे गया और उसका बेटा जो है दुनिया के अंदर फर्स्ट क्लास एजुकेशन करके आया, बैठा हुआ है 10 साल वहाँ बरतानिया में बढ़ के किताबें भी और लिख चुका हुआ है। ये तरीका है कोई, ये कोई बोलने का तरीका है। और चैनल वाले जर्नलों को बिठा के फिर उनकी तारीफें करते हैं। और भाई जो तो तारीफ कर रहे हो उसकी सिर्फ उसकी जायदाद, उसके बच्चों की जायदाद, उसके रिश्तेदारों की जायदाद, वो एसेट्स का दुनिया को दिखा दो, मैं बैयत कर दूंगा। वो जो हमारे अजीब, मैं तो पसंद करता हूँ इस चैनल वाले शायद के बेटे को, मैं तो पसंद करता हूँ, लेकिन तुम वकील हो जाते हो, एक बिठाते हो सर पे और फिर दबा देते हो। ये तरीक़ेकार आपको बता दो। वो एक दूसरा है हसन निसार, उसको वो अपनी माँ को, अपनी औलाद को जितनी गालियाँ वो देता है, अपने देता था माँ बाप को भी, उसको वो सबक सिखा रहा है हमारे बच्चों को। मुझे अफसोस है, मैं ये नाम मुझे नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। ये सूरत हाल जो है इस मुल्क के ऊपर हमें इतना मजबूर कर दिया गया है, हम सांस भी ऊंचा नहीं ले सकते। इतने ये बहादुर जर्नल बैठे होते हैं, और भाई कितने तुम्हारे कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। ये कोई जनरल रहमान साहब है, बताओ कितने बैठे हुए हैं, कितने लूट के बाहर गए हुए हैं। और तुम सिर्फ अपनी औलादों के एसेट्स और वो क्या कर रहे हैं उनका बता दो।
कितने प्लाट लिए हुए हैं, किस किस रैंक के लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे लिए हुए हैं, और अरबपति। और इससे बढ़कर अरबपति कौन होता है? तो मेरी ये मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मैं जज्बाती हो गया हूँ। जैसे कि एक बच्चे को वो दबा रहे हैं और ये चैनल वाले उनको बिठा के बेइज्जती करवाते हैं पॉलिटिशियंस की, और सब तमाशे देखते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है हमारी। ये इसमें किसी सियासतदान ने लूटा होगा, क्यों नहीं लूटते भी होंगे, माल उनके सामने पड़ा हुआ है, उनका एहतसाब होना चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। वो काबे के मुतवल्ली भी क्यों ना हो, उसे निकाले, अगर उनके पास है तो निकाले। मैं किसी का केस नहीं लड़ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी एक अकाउंटेबिलिटी सबकी करते हो, हमारे कमांडर इन चीफ्स की कर दो, किसी एक कमांडर इन चीफ का मामला तो बता दो। हम तो देखे, मुझे तो न पकड़ना क्या, इल्ज़ाम तो लगा के दिखाएं। हमारे तो घर तोड़ के चले जाते हो, हमारे तो पैसे उठा के ले जाते हो, घर से बैंक की बजाय घर से जैसे पैसे उठा के ले चले जाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे गिरफ्तार करो, इल्ज़ाम लगाओगे तो एक ही लगाओगे कि ये पाकिस्तान का बागी है, ये गद्दार है, ऐसे बातें की, और तुम्हारे पास कोई इल्ज़ाम लगाने की कोई चीज़ है ही नहीं। कैसे गिरफ्तार करोगे मुझे? जरूरत ही नहीं है तुम्हें, पकड़ो। जब मैं इतनी बातें कर रहा हूँ तो मेरे तो पकड़ा जाना जो है वो फर्ज मजहबी है आपका। आपको अपनी यूनिफॉर्म बचाने के लिए मेरे तन के कपड़े उतारने चाहिए, जो कई दफ़ा आपने पहले उतारे हैं मेरे तन से। इसी जनवरी की रातों में बर्फ की सिलों में तुमने लिटाया है मुझे, फिर लिटा के देख लो। लेकिन कोई एक जर्नैल तो हिसाब दे दे। लूट का बाजार लगा हुआ है, और इतनी सहूलतें जितनी तुम लेते हो, इसका किसी का एक कमांडर इन चीफ का, एक बड़े जर्नैल जितने भी बैठे हैं उनकी औलादों का कहाँ पे है, ओहदे कौन से हैं, तरक्कियां कहाँ पे हैं? कितने तुम्हारे बेटे, अपने बेटे पाकिस्तान की अफवाज में मौजूद हैं? हम जो पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते, उल्टा तुम गालियां देते हो सामने बैठ के, कौम के सामने। और ये सहूलतें आपको चैनल्स वाले, ये जो जर्नलिज्म के नाम पे उन्होंने भी लूट मार की हुई है, उनको ये मौके फराहम करते हैं। ये ना क्या करें, कौम को सल्तनती निज़ाम का झांसा दे के मज़ीद, इसका मतलब है जो पाकिस्तान के हालात के अंदर सल्तनती निज़ाम का मुतालबा करता है वो गद्दार है, वो इस मुल्क का गद्दार है। वो कोई कमांडर इन चीफ होगा जिसको सल्तनती निज़ाम चाहिए, या इमरान खान होगा। अगर इमरान खान ने ये मुतालबा नहीं किया था, मगर अगर अब वो इसको इनकरेज करता है तो वो भी गद्दारी करेगा, वो गद्दार होगा। मेरे ज़ाती कैरेक्टर पे कोई बातें करना चाहो, मुझे गालियां दे सकते हो 10,000, मुझे परवाह भी नहीं है। मैं पागल हूँगा कि तुम्हारी इन चीज़ों के ऊपर मैं रिएक्ट करूँ। लेकिन तुम सियासतदानों को एज ए नेशन कि जी आप हमारे पास आ जाते हैं, हमारी फैक्ट्रियों में बनते हैं, और भाई फैक्ट्री क्यों लगाई हुई है? वो फैक्ट्री बंद करो, वो झूठ की फैक्ट्री है, वो गद्दार पैदा करने की फैक्ट्री है, वो गद्दारों की बनाई हुई फैक्ट्री है। तुम उसी गद्दारी की फैक्ट्री के अंदर पले बड़े हो, मुल्क पे हुकूमतें की है, तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो। चारों जो जर्नैल थे वो गद्दार थे जिन्होंने आइन तोड़ा, और तुम रात दिन में बैठ के लोगों से मिलते रहते हो।
ये बातें छोड़ दो। इस आदत को अपने जहन से ये समझते हो कि ये मुल्क को बचाएगी, ये मुल्क को तबाह करेगी, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मुझे पता है, मेरा दर्द और दुख ये है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान टूट जाए तो तुम्हारे नौकरियों की में कमी नहीं आएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको अमेरिका दे देगा। और भाई एटम बम की बात कितनी दफा की गई है कि उसकी मुखालफत जो है वो क्यों हमारा कमांडर इन चीफ करामा जहांगीर क्यों खिलाफ था, वो आज अमेरिका के अंदर क्यों जाके बैठा है, क्यों बैठा है। परवेज मुशर्रफ जो है नवाज शरीफ में तो कहते हो पाकिस्तान में ले आए, वो आए, को ख्याल होना चाहिए। भाई तुम्हारा परवेज मुशर्रफ क्यों बैठा हुआ है, अरबों रुपए लूट के खा रहे हैं, उसके लंदन में है, दुबई में है, यहाँ पे है, दुनिया में है। एक कमांडर इन चीफ की तनख्वाह कितनी होती है। तो ये क्या चीज़ें जो मुल्क के लिए बड़े मसले ये हैं, उसकी बजाय आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसमें और बहसें कराते हैं, मुल्क को और कौम को कंफ्यूज करते हैं, उनको बादशाह बनाने का तरीका बताते हैं और बादशाह बन के सदर बन के इस मुल्क का या उसके हिस्से काटते हैं। कभी बाजू काटता है, कभी उसकी टांग काटते हैं। पाकिस्तान को आपने लूला लंगड़ा बना दिया है। मुझे पता है, मैं बीमारी को फेस कर रहा हूँ, 12 साल से मैं फालिज को फेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ी है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने अपने मुल्क की जंग लड़नी है। मैं अपनी बीमारी के खिलाफ लड़ूंगा तो फिर जाके पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ सकूंगा। इसलिए अपने किरदार को साफ इसलिए रखा है, 70 74 साल 72 साल 76 साल कह लें, उस उम्र में अपना पल्लू साफ रखा है कि मैंने शुगर मिले नहीं लेनी, मैंने प्लाट नहीं लेना, मैंने अपने इलाज के लिए पैसे नहीं लेने। ये कहते पैसे, और भाई मुझे जो भी छोटी मोटी मेरी जायदाद है, अल्लाह ने उसको सोने की कान बना दिया है मेरे लिए। मैं इधर उधर मुंह क्यों मारूं? बस करो तुम भी, इस मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ो। मैं फिर मिन्नत करूंगा कि पाकिस्तान को बचाने की सोच को इंजेक्ट करो। वो सोच इंजेक्ट नहीं हो रही, प्लाटों का इंजेक्शन लगा हुआ है, लूट मार का इंजेक्शन लगा हुआ है, नौकरी को एक्सटेंशन दिलाने का ये टीका लगा हुआ है, बच्चों को अरबपति बनाने का टीका लगा हुआ है। इस मुल्क को इस बेगैरती के इंजेक्शन लगा के सुला देते हो। अब ये नहीं सोएंगे, वक्त आ गया है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। इंशाल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को आगे आने दो। इमरान खान की बातें मैं नहीं करता, जरूरत भी नहीं है, उसने सब कुछ अपना खुद बता देना है। एक चीज छुपा के उससे रखी नहीं जाएगी। वो हर चीज पे वो आगे बातें करते हैं, भाई मैं उसके साथ रहा हूं, मेरी तारीफ ने 10 लेक्चर पार्टी के अंदर दिया उसने, मेरी हर बात की सफाई उसने कुरान सर पे रख के इमरान खान ने मेरी सफाइयां दी हैं। मुझे बार बार उसने जहां भी मैं होता था वहां वो पहुंच के मिन्नतें करता था। तो मैं आज वो कोई बता दे, ये जो लिखने वाले थे वो उनके मुंह भी बंद हो गए। चंद मुझे दोस्त याद आते हैं, अभी मेरा नाम उन्होंने रोक दिया चैनल पे, ये चैनल पे लेते भी नहीं है, अब नाम लेना शुरू किया हुआ है। लेकिन वो जो अपना हमारा कामरान शायद है, वो
अच्छा बच्चा है, लेकिन बड़ी गलत बात की है उन्होंने आज, मुझे दुख हुआ है। भाई तुम कैसे जानते हो ये इन्होंने वर्दी पे दाग नहीं लगने दिया? उससे बड़ा चोर कौन हो सकता है जिसके उसके बच्चों की जायदादों के एसेट्स को लेके तो आओ कौम के सामने। वो अफनान जो है मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है, मैंने उसके बाप की भी तरबियत की थी और सब लोग हैं। मुशाहिदुल्लाह मर गया, अभी तक किराए के मकान के अंदर रहते हैं। तो ये बातें इस तरीके से सियासतदानों के खिलाफ जो चैनल्स मैदान में लगे हुए हैं, इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं, ठीक है, नहीं चलेगा पाकिस्तान, चैनल्स वालों को कोई और रास्ता खुल जाएगा। उनका भी इस पाकिस्तान के अंदर उनकी सोच का इंजेक्शन नहीं लग सका बदकिस्मती से, तो ठीक है ना लगे, लेकिन ये जो सोच का इंजेक्शन है पाकिस्तान से मोहब्बत करने की सोच का, ये इंजेक्शन हमने लगाने हैं। जो जब मौका मिलेगा कौम आपको ये इंजेक्शन लगाएगी। पाकिस्तान से मोहब्बत करोगे तो इस धरती पे रहोगे। पाकिस्तान को सदारती निज़ामों की बातें करके इधर के उधर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी नहीं रहोगे और दुनिया भी कहीं तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, ना जिंदा रह सकोगे।